हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय भी किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क है उसकी तरफ से चलाया गया। और इस बार भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इस स्ट्रेटजी को वेपनाइज करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है और आईएएफ और तेजस की क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं चाहूँगा आप उन लोगों को एक बार करारा जवाब दे दीजिए, क्योंकि तेजस एक ऐसा जेट है जिसने अपना लोहा मनवाया है। 24 सालों में ये सिर्फ दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। आप एक बार बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बिकॉज मेरे को तो मन में कभी कभी ये आता है कि नजर लगी है या लगाई गई है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये कुछ ऐसा कर दिया गया हो, सैबोटाज वहां पे। क्योंकि ये जहाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सारी दुनिया की नजरों में आ रहा था, लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। और पहले 2 दिन तो इतना अच्छा इसने फ्लाई भी किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। बड़े सारे डिफेंस एनालिस्ट आके उसको देख रहे थे, इस जहाज को, और इसकी क्षमताओं के बारे में पता लगा रहे थे। तो ये जहाज पहली बार जब उड़ा 2001 में, आपने बिल्कुल सही कहा कि 24 साल हो गए इस जहाज को पहली बार उड़े हुए। और उसके बाद 2016 में इसका पहला स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन बना। उसके बाद से इन जहाजों ने 1200 घंटे से ऊपर की है। अगर आप कोई भी जहाज देख लीजिए, F-16 देखिए, आप यूरो टाइफून देखिए, यूरो फाइटर टाइफून, कोई भी जहाज देख लीजिए आप, या ग्रिपिन देख लीजिए, ये सारे जहाजों में इससे कहीं ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं जी। जब तक वो फुली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे आए। F-35 के अंदर 12 एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 2018 से लेके पिछले 7 साल में 12 एक्सीडेंट्स F-35 में हुए हैं। आपको मैं एक F-16 की छोटी सी बात बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक पॉलिश एयरफोर्स के 28 अगस्त को, कुछ दिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, रेडॉम एयरबेस पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे एयर डिस्प्ले की। तो उन्होंने एक बैरल रोल किया, मेजर थे उनके पॉलिश एयरफोर्स के, और जहाज कौन सा था? F-16C, यानी कि अपग्रेडेड जहाज। और उसने जब तक नीचे से बैरल रोल कंप्लीट कर रहा था तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे आके क्रैश हो गया जहाज। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार एयर डिस्प्लेस में क्रैश हुए, बहुत एयर डिस्प्लेस में कई जहाज क्रैश हुए हैं। अलग अलग जो मोस्ट एडवांस जहाज हैं वो क्रैश हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जहाज सेफ नहीं है। इसमें सिर्फ 2 एक्सीडेंट मार्च 2024 का मैंने आपको बताया था, जैसलमेर का इंजन ऑयल पंप में फेलियर हुआ था जिसकी वजह से इंजन सीजर हुआ था। ये G404 अमेरिकन इंजन है। तो दूसरा चीज जो आ जाती है कि इसके बाद तो सिर्फ ये पहला है जिसमें फेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फाइटर फ्लाइंग बहुत लंबा करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो चाहे वो ह्यूमन एरर की वजह से हो, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो, बर्ड स्ट्राइक की वजह से हो, या कोई और कारणों से हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जहाज सेफ नहीं है। और जो पाकिस्तान के लोग ये जो स्टोरी शुरू की है ना उन्होंने, उसको पढ़ के मुझे हंसी भी आता है और दुख भी होता है कि उनका अपना JF-17 तो कितनी बारी क्रैश कर चुका है। किसी ने क्या उसके ऊपर हमारे देश से कोई ऐसे कमेंट्स भेजता है? इतने गिरे हुए कमेंट्स कोई लिखेगा? लेकिन उनके एक दो जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं, मैं उनसे बड़ा इंप्रेस्ड हूं। उनके जो एक विंग कमांडर का मैं पढ़ रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा लिखा था हमारे देश के बारे में, जो भी हो हमारे देश की पॉलिसी दोनों देशों की मैच कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन एक प्रोफेशनल पायलट की जान गई है दूसरी साइड पे, और उसके बारे में जो पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसी ऐसी खबरें उड़ा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसानों को क्लियरली दिख रहा है ये एक एक्सीडेंट था। ये प्रश्न नहीं उठाता LCA के ऊपर। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, हमारा फेथ LCA से नहीं गया है, और LCA भारत का बैकबोन बनेगा। आज से 10 साल के बाद आप देखेंगे कम से कम 10 स्क्वाड्रन्स होंगे LCA के। तो कहीं पे भी किसी को भी इस बात की शुबा नहीं होनी चाहिए। मैंने हजारों घंटे फाइटर्स फ्लाई किए हैं, मैंने 10 के करीब डिफरेंट फाइटर्स को फ्लाई किया है, और मैंने ट्रांसपोर्ट भी फ्लाई किए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई किए हैं। मैं टॉप गन स्कूल में इंस्ट्रक्टर था भारत के, तो वहां पे मुझे अटैक हेलीकॉप्टर्स की मैंने टैक्टिक्स बनाई है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मेरे को पूरा फेथ है इस जहाज के ऊपर, और मुझे ये मालूम है कि ये एक ना एक दिन भारत का बैकबोन जरूर बनेगा। बिल्कुल। और लगातार इस जो LCA है, LCA तेजस में लगातार अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। जो इसका MK1A वर्जन है उसमें भी बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, बेहतर रडार दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बड़ा कदम है, और बहुत सारे जो विदेशी फाइटर जेट्स है उसको ये टक्कर देने वाला ये जेट है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 40 इंप्रूवमेंट, अरुण जी, 40 इंप्रूवमेंट हो रहे हैं मार्क वन के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगाया जा रहा है, जो कि भारत में बना है। अभी इसमें एल्टा रेडार लगा है, जो कि इजरायली है। तो उस इजरायली रेडार के बाद हम भारत का अपना रेडार भी लगाएंगे इसमें, जो गैलियम नाइट्राइड का है और जिसकी क्षमता बहुत ही अच्छी है और स्टेल्थी टारगेट्स को बहुत दूर से पकड़ लेता है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज डाली जाएंगी। तीसरा, इसमें नेटवर्क सेंट्रिसिटी, यानी कि दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये जहाज फ्लाई कर सकता है दूसरे रेडार्स के साथ, चाहे वो जमीन के हो चाहे वो हवा के हो। तो नेटवर्क सेंट्रिसिटी भी इसमें डाली जाएगी। इसमें लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अस्त्रा 2 के ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अस्त्रा 2 तो लगेगा ही लगेगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है हवा से हवा में। लेकिन उसके बाद अस्त्रा 3 भी इसमें लगाया जाएगा। इसको बहुत ही एक पावरफुल जहाज बनाया जाएगा। ये लाइट वेट फाइटर है। इसका वेट सिर्फ 13.5 टन है और ये 50,000 फुट की ऊंचा तक जा सकता है। 1850 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हाँ, ये Su-57 को मैच नहीं कर सकता, जो 5th जनरेशन है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन है। अब 4.5 जनरेशन में आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जहाज है और एक बैकबोन बनने के लायक है। और बाद में हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे। इसके ऊपर रैम कोटिंग्स भी लगेंगी रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की। तो उससे इसमें स्टेल्थीनेस और रेडार के जो सिग्नेचर है और भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक और मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर इस हादसे से एक दिन पहले भी जो है पाकिस्तानी जो हैंडल्स हैं उनकी ओर से बहुत प्रोपागेंडा फैलाया गया कि जी इंजन से ऑयल लीक हो रहा है। हालांकि उसे बाद में डिबंक भी किया गया, वो कोई ऑयल लीक नहीं था। लेकिन इस तरह का नैरेटिव हमेशा से गढ़ने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए, इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों अपना जहाज बेचना चाहते हैं। चीन बेचना चाहता है J-35 और पाकिस्तान बेचना चाहता है JF-17, जो वो चीन की मदद से ही बना सकता है। पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी नहीं है। जी। अभी भी पाकिस्तान के 200 इंजीनियर और टेक्नीशियंस टर्की के अंदर है। कान प्रोजेक्ट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं दूसरे जहाजों को और अपने कंट्री के अंदर बनाते हैं। इनमें अपनी निर्माण की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन JF-17 की जब वो बेच रहे हैं और बड़ी वो उसको प्रमोट कर रहे हैं बड़ी भारी संख्या में, तो ये जरूरी है कि हमारा LCA को नीचे दिखाया जाए। अगर LCA को लोग लेना शुरू कर दें ये कहते हुए कि ये जहाज अच्छा भी है, कीमत भी ठीक है और साथ में कैपेबिलिटी जो है 4.5 जनरेशन की है। जब JF-17 आया था तो उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 4 जनरेशन की थी। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 4.5 जनरेशन है। मैं उसको नहीं मानता हूं। वो 4 और 4.5 के बीच में है, जबकि हमारा LCA जो है बहुत हद तक 4.5 जनरेशन के पास पहुंच चुका है वो। और जैसे जैसे इसमें अपग्रेड्स और अपडेट्स होते जाएंगे तो ये उससे भी बेहतर होता जाएगा। और इसकी जो रेडार का जो सिग्नेचर है एक दुश्मन के रेडार पे, तो वो भी कम होता जा रहा है। पहले से ही कम था क्योंकि ये लाइट वेट फाइटर था और साथ में छोटा साइज था और कंपोजिट थे। अब जब इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी लगाया जाएगा और दूसरे अपग्रेड्स किए जाएंगे तो ये और भी अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल, आप इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता रहे थे, इस विमान के बारे में। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो पहला क्रैश हुआ था, ऑपरेशनल हिस्ट्री में सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं, जो कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है। लेकिन जब पहला क्रैश हुआ था उसकी वीडियो मैंने देखा था। आपने फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बात की थी कि जब पायलट ने इजेक्ट भी कर दिया उसके बाद भी जो है विमान अपना बैलेंस नहीं खोता है। बहुत ही स्ट्रेट लाइन में वो विमान जो है आता है और मुझे लगता है कि ये अब उसकी कैपेबिलिटी अपने आप में दर्शाने वाला वीडियो था। लेकिन इस क्रैश के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनमें कोई बदलाव की आप उम्मीद देखते हैं? कुछ काम किया जाना चाहिए किसी एरिया में? देखिए, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड होते हैं। तो जो क्योंकि मैं खुद भी लो लेवल एरोबैटिक्स कर चुका हूँ और खुद भी एयर डिस्प्लेस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो उसमें कमियां नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ एक त्रुटियां आ जाती हैं जो कि इंटेंशनल नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से शायद एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कहें कि हमारे SOPs अच्छे नहीं थे, हमारे रेगुलेशंस अच्छे नहीं थे, तो भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है। आप जानते हैं कि 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं उसे मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स कहता हूं। आप देखिए हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह को, वो सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो मैराथन को भागना हो जमीन के अंदर या फिर हवाई जहाज को लैंड करना हो न्योमा के अंदर।
वो खुद जाके सारा काम साथ ही में करते हैं, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। हमारे जनरल्स पाकिस्तान के जनरल्स की तरह नहीं है कि अपने कमरों में बैठ के उनके सैनिक लड़ रहे हो। हमारे जनरल्स आगे से लड़ते हैं, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो। तो कोई एसओपी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं विंग कमांडर सयाल की फैमिली को अपने रिगार्ड्स देना चाहूंगा और अफसोस व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि देश ने एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ब्रेव पायलट को खोया है। मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। बिल्कुल, हम सबकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एस बहल साहब, आपने बहुत ही अच्छे से हमें, हमारे दर्शकों को है संवेदनशील इस मुद्दे पर जानकारी दी। बहुत ही, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो आएगा वो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आपने बहुत सही जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर।